So hello everyone, welcome back once again on the YouTube channel of Krishna Academy. Here I am your friend, your companion Chitransh Dadich, and as per our in our previous video we were discussing about the part of conjunctions. So we have seen the basic definition of conjunction, how they work as per with the words or the phrases or the clause or the sentences, and then we have seen the first type of conjunction, which was कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. देयर वाज अ शॉर्ट ट्रिक ऑफ फैनबॉयज कि फैनबॉयज से कैसे हम कंजक्शंस को याद रख सकते हैं. सेकंड टॉपिक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो वर्कआउट करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, और कैसे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो सेंटेंसेस में से एक को मेजर बना देता है, दूसरे को माइनर बना देता है, यानी कि एक को डिपेंडेंट क्लॉज बनाता है, दूसरे को इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाता है. राइट. तो अब जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो हमारा टॉपिक था उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सामने जो लिस्ट है उसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस तरीके से काम करते हैं या वो वर्कआउट किस तरीके से करते हैं. राइट. तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए पहले एक बार वो पार्ट देख लीजिए, ताकि आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है अच्छी तरह से पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और उसके बाद में फिर हम थर्ड टॉपिक पे यहाँ बात करेंगे. ओके गाइस. तो अब हमारे यहाँ पे शुरू होता है. सबसे पहला था आफ्टर. आफ्टर के हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो एग्जाम्पल देखा था सबऑर्डिनेटिंग का, कि वे जब एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का होना दिखाई दे. ठीक है. तो इसके लिए हम लोग सीधा क्या देखते हैं, के बाद या के पश्चात, किसी कार्य के बाद या किसी कार्य के पश्चात होने के लिए बोला जाता है. शी वेंट टू द पार्लर आफ्टर लंच, यानी कि शी वेंट टू द पार्लर, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन डिपेंड किस पे हो रहा है, लंच पर डिपेंड हो रहा है, और वर्ड कौन सा आया, आफ्टर आया. पिछले वीडियो में ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था. ऑल्दो, दो या ऑल्दो जो है इसका मतलब होता है यद्यपि. एक और आपने वर्ड सुना होगा तथापि हिंदी में. इन दो वर्ड्स को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है. ऑल्दो या और बेसिक हिंदी के अंदर अगर मैं कहूं तो कहेंगे जबकि. ठीक है. द सन वॉज शाइनिंग इट वॉजंट वार्म, जबकि सूरज जो था वो चमक रहा था लेकिन फिर भी वो गर्म नहीं था. यहाँ पे बीच में कॉमा आ जाएगा. ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग, जबकि सूरज चमक रहा था लेकिन फिर भी वो गर्म या वार्म नहीं था. सर्दियों के टाइम में हम देखते हैं ना कि सूरज तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी ठंड लगती है, गर्मी हमें महसूस नहीं होती. उस तरीके से बताया गया है. तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सूरज जो है चमक रहा था जबकि वो गर्म नहीं था, या यद्यपि वो गर्म नहीं था, या तथापि वो गर्म नहीं था. एज, एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब जैसा या जैसे, जैसा या जैसे को दर्शाता है. शी कैन डू द हेयर स्टाइल एज शी वॉन्ट्स, तो यहां पर क्या हो गया, शी कैन डू द हेयर स्टाइल और शी वॉन्ट्स, तो उसके चाहने पर निर्भर करेगा, वो वैसी हेयर स्टाइल रख सकती है जैसी वो रखना चाहती है. एज इफ, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि. ठीक है. ही बिहेव्ड एज इफ ही हैज लॉस्ट इट, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने उसे खो दिया. उसे यानी किसी वस्तु को, इट आया है तो वस्तु के लिए आया है, जैसे कि उसने उस वस्तु को खो दिया हो. उसने व्यवहार ही बिल्कुल इस तरीके से किया था. तो हमें यहाँ पर ये चीज क्या बोलनी है हिंदी के अकॉर्डिंग, जैसे कि. राइट और रॉन्ग. ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही इज माई फादर, उसने मेरे ऊपर ऐसा चिल्लाया या इस तरह से चिल्लाया जैसे कि वो मेरा पिता हो. तो जैसे कि जहां हम हिंदी में बोलेंगे वहां पर हम इंग्लिश में एज इफ का यूज करेंगे. एज लॉन्ग, एज का मतलब होता है जब तक. द डॉग वुड बी कोऑपरेटिव एज लॉन्ग एज यू फेड हिम. एक डॉग, एक कुत्ता जो होता है वो तब तक कोऑपरेटिव रहता है, तब तक आपके साथ सहयोग करता है या आपके साथ अच्छे से बर्ताव करता है जब तक आप उसे खिलाते रहें. राइट और रॉन्ग. तो जब तक, एज लॉन्ग एज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो वापस दो सेंटेंसेस हो गए. द डॉग वुड बी कोऑपरेटिव, पहला सेंटेंस.
यू फेड हिम, दूसरा सेंटेंस, राइट। तो कब तक कोऑपरेटिव रहेगा, वो किस पर निर्भर करेगा, फेड हिम पर निर्भर करेगा, जब तक आप उसे खिलाते रहेंगे। हालांकि डॉग्स के बारे में ये फैक्ट नहीं होता, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि जब तक आप खिलाते रहोगे तब तक आपके लिए वो कोऑपरेटिव रहेंगे। उन्हें खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है डॉग्स को। दे वांट योर टाइम, दे वांट योर लव, एंड बेसिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे वांट योर अटेंशन, दैट आप उन्हें थोड़ा उनकी तरफ आप ध्यान दें कि हाँ भाई तुम यहाँ हो और यू आर द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। आप उन्हें ऐसे रखेंगे और अगर आप उन्हें 1 या 1.5 दिन खाना नहीं भी दें तो डेफिनेटली वो आपके साथ, ऐसा नहीं होगा कि फिर वो आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे, राइट। नहीं भी दोगे 1 दिन खाना तो भी उससे काम चल जाएगा, लेकिन उन्हें इग्नोर करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप उन्हें इग्नोर करें, ठीक है। तो डॉग्स के बारे में खैर मेरे और भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो डॉग जो हैं वो हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं एज लॉन्ग एज यू लव देम, you spend some time with them, as much as, हिंदी में बोलेंगे जितना। देखो, he like football as much as he likes football, वापस वही सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो हम इस ही को क्या कर लेते हैं, she कर लेते हैं, ताकि हमारे समझने में आसान हो। he likes football as much as she likes football, यानी कि कोई लड़का है वो भी फुटबॉल को उतना ही पसंद करता है जितना कोई शी यानी कोई लड़की है वो फुटबॉल को पसंद करती है, ठीक है। एज सून एज, हिंदी में कहते हैं जैसे ही, ठीक है। तो एज सून एज आई गेट द डिटेल्स आई विल सेंड द मेल, जैसे ही मुझे डिटेल्स मिल जाएंगी या जिस समय पर, एक्चुअली एज सून एज जो है वो टाइम बेस्ड कंजक्शन है जो किसी भी एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे, जिस समय मुझे डिटेल्स मिल जाएंगी मैं मेल सेंड कर दूंगा, ऐसा ये यहां पर कह रहा है। तो मेल सेंड करना किस पर डिपेंड करेगा, डिटेल्स मिलने पर। और ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है एज सून एज, और उस पर डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा, काम कौन सा होगा, आई विल सेंड द मेल। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे कॉमास नहीं लगे हुए हैं। अगर बीच में कंजक्शन आ जाता है 2 सेंटेंसेस के तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम सेंटेंस को स्टार्ट ही कंजक्शन से कर रहे हैं तो हमें दोनों सेंटेंसेस के बीच में कॉमा लगाना चाहिए, कॉमा का यूज करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं, इनमें से एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कब पता चलेगा, जब दोनों सेंटेंसेस के बीच में कॉमा लगा हुआ होगा, तभी हम इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पे है एज दो। एज दो और दो का मतलब वही होता है यद्यपि या तथापि के लिए। द वायरस इज स्प्रेडिंग एज दो इट विल एंड द वर्ल्ड। तो हिंदी में हम कहेंगे जैसे कि, वापस तो वायरस इस तरह से फैल रहा है जैसे कि ये दुनिया का अंत कर देगा, राइट और रॉन्ग। तो पहला सेंटेंस क्या है, द वायरस इज स्प्रेडिंग, वायरस फैल रहा है। सेकंड सेंटेंस क्या है, इट विल एंड द वर्ल्ड, ये दुनिया को समाप्त कर देगा। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका यूज हुआ, एज दो का, जैसे कि रिजल्ट के तौर पर, नतीजे के तौर पर बताया जा रहा है। बिकॉज बता रहा है क्योंकि को, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, कारण को बताएगा, रीजन बेस्ड है ये। बिकॉज ही डिड द टास्क बिकॉज ही लेफ्ट इट, ही फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी, ठीक है। वो उसने उस टास्क को यानी उसने उस कार्य को, काम को किया क्योंकि, कारण बता रहा है क्यों किया, ही फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ये उसका कर्तव्य था। तो कार्य करने का कारण क्या है, उसे महसूस होना है कि ये मेरा कर्तव्य था, इसीलिए उसने उस कार्य को किया है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक कारण को बता रहा है क्योंकि, बिफोर पहले या पूर्व के अर्थ में आएगा। द बेबी स्लीप्स बिफोर द मैसेज, यानी कि बच्चा सोता है मैसेज आने से पूर्व, सॉरी नॉट मैसेज, इट्स मसाज, तो मसाज से पहले बच्चा सो जाता है, राइट। तो बिफोर द मसाज यानी कि मसाज से पूर्व। ये भी बेसिकली देखा जाए तो टाइम बेस्ड कंजक्शन है, ये भी समय को बताता है। इवन, ठीक है। आता है कभी भी के अर्थ में।
ही हैज नेवर इवन हर्ड द नेम ऑफ द सिटी ओहियो, यानी ओहियो सिटी का नाम उसने पहले कभी भी नहीं सुना। तो कभी भी के लिए नेवर के साथ में इवन का इस्तेमाल हम यहां पर कर सकते हैं। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। इवन इफ यू परफॉर्म योर बेस्ट यू वॉन्ट बी अप्रिशिएटेड, भले ही तुम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे दो, सबसे अच्छा काम करके दिखाओ, तो भी आपको कभी प्रशंसा या अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये ऐसा इस सेंटेंस में कहा जा रहा है, जो कि जीवन का कहीं ना कहीं सत्य भी है। भले ही आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए, लेकिन यू कैन बी बेस्ट, लेकिन द बेस्ट थिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द परफेक्ट। तो बेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड परफेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज बेस्ट इज दैट what is your limit, but is your limit is perfect or not, that's a secondary question। ये एक दूसरी चीज हो जाती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन क्या मेरा बेस्ट सामने वाले के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, वो चीज़ भी देखना गाइस ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है, यही कंप्लेन रहती है कि सर हम सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारा कभी भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। हाँ, ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता गाइस। आप अगर अच्छा करते हैं तो आपके जो भी आपके डीड्स हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, वो एक बूमरेज की तरह होते हैं, वो घूम के वापस ज़रूर आते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह या जिस मीडियम से आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने गुड डीड्स को, उसी मीडियम से वापस आपके गुड डीड्स जो हैं रिफ्लेक्ट हों, पलट के आपके पास आएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। दूसरी जगह से आपकी अच्छाई वापस आपके पास ज़रूर आती है। एंड सेम एज बुराई भी। इवन दो और इवन इफ एक ही मतलब है, ठीक है, भले ही के अर्थ में ही आएगा। शी डजंट वॉन्ट टू गिव अप इवन दो शी नोज इट वोंट बेटर द रिलेशनशिप। वो गिव अप नहीं करना चाहती, वो किसी कार्य को छोड़ना नहीं चाहती, भले ही वो ये जानती है कि इससे उनके रिलेशनशिप में कुछ भी बेटर नहीं होने वाला है। इफ का मतलब होता है यदि या अगर, ठीक है, ये हमारा कंडीशनल क्लॉज बनता है। इफ जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाता है, जहां पर कंडीशनल सेंटेंस का एक सीधा सा मतलब समझ लीजिए, जहां पर एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर हो। ठीक है, यदि बरसात आएगी तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मतलब मैं घर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर बरसात आती है तो मेरा दूसरा कार्य यानी घर नहीं जाने का कार्य पहले कार्य पर पूर्णतः निर्भर हो जाता है, तो वहां पर हमारा सेंटेंस कंडीशनल हो जाता है। दे विल पार्टी इन द गार्डन इफ द वेदर इज गुड। वो लोग पार्टी करेंगे गार्डन में कब? अगर मौसम अच्छा रहा तो गार्डन में पार्टी करना पूर्ण रूप से किस पे निर्भर कर रहा है? वेदर के या मौसम के अच्छे रहने पर। इफ ओनली, इफ ओनली का मतलब होता है केवल या मात्र के लिए आता है। शी विल फील बेटर ओनली इफ शी सीज हर सन फॉर अ मोमेंट, यानी कि वो केवल तभी बेहतर महसूस करेगी भले ही वो एक पल के लिए, केवल या मात्र एक पल के लिए अगर वो अपने पुत्र को, अपने बेटे को अगर वो देख लेती है तो वो अच्छा महसूस करेगी। ठीक है, तो क्या है? शी विल फील बेटर ओनली इफ। ठीक है, ओनली इफ मतलब केवल तब या मात्र। इन केवल या मात्र के साथ आप तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, केवल या मात्र तब महसूस करेगी अच्छा जब वो अपने पुत्र को एक क्षण के लिए देख लेगी। इफ देन, तो इफ और देन जो है वो यहाँ पर साथ साथ में नहीं आ रहे हैं, राइट? इफ अलग आ रहा है, देन अलग आ रहा है, तो इफ स्लैश देन कर लेते हैं हम यहाँ पे। इफ का हमें पता ही है और देन का मतलब होता है, इफ का मतलब हो गया हमारा यदि और देन का मतलब हो गया हमारा तब। इफ इट रेन्स देन वी विल बी स्टक इन ट्रैफिक। यदि बरसात होती है तब हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यदि और तब को बताता है तो समय के आधार पर ये बताता है, लेकिन ये बेसिकली परिस्थिति या सिचुएशन को बता रहा है। यहाँ पे किसको बता रहा है? किसी भी परिस्थिति को या किसी सिचुएशन को बताने का यहाँ पर काम कर रहा है। इन ऑर्डर दैट शी विल लीव्स द पार्टी अर्ली, इन ऑर्डर दैट आई विल गेट अ कैब। हिंदी में कहते हैं ताकि। ठीक है, ताकि हमें, शी विल लीव द पार्टी अर्ली, वो पार्टी से जल्दी निकल जाएगी ताकि हमें समय पर कैब मिल सके। कैब को हम लोग समझ सकते हैं टैक्सी से, टैक्सी जिसको हम बोलते हैं, तो टैक्सी को प्रॉपर इंग्लिश में कैब कहा जाता है।
तो वो पार्टी से जल्दी निकल जाएगी ताकि इन ऑर्डर दैट हमें कैब मिल सके। जस्ट एज, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे के लिए आता है। इट बिगेन टू रेन जस्ट एज वी गॉट एट द होम, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे ही हम घर पहुंचे और घर पहुंचते के साथ ही बरसात शुरू हो गई, राइट। यानी कि कोई काम होते ही, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, मतलब जस्ट ऐसे ही काम कंप्लीट हुआ, जस्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ, लेक्चर स्टार्ट होते ही सर ने बोलना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे का मतलब यहाँ पर आपको इस तरीके से समझना है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, ही स्पेंड होल डे इन हिज रूम वियरिंग हेडफोन्स लीस्ट ही डिस्टर्ब्स एनीवन, ठीक है, ताकि के लिए आएगा लेकिन नेगेटिव सेंस में आएगा, ठीक है। तो वो पूरा दिन अपने कमरे में बिता देता है वियरिंग हेडफोन्स, ईयरफोन्स पहन करके, ताकि वो किसी को भी डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। तो ताकि का आ रहा है लेकिन किस सेंस में आ रहा है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, नकारात्मक अर्थ में आ रहा है। नाउ का मतलब होता है अभी, सॉरी, नाउ का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी। बॉस्टन इज नाउ अ बिग सिटी, अर्लियर इट वॉज अ स्मॉल सिटी। बॉस्टन जो है अब एक बड़ा शहर है, पहले ये एक छोटा टाउन हुआ करता था। नाउ सिंस यानी कि तब से अब तक। लेट्स डिस्कस द इश्यू नाउ सिंस द मैनेजर इज राइट हियर। इसको भी आप हिंदी में तो जबकि के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, ठीक है। चलिए अब पूरे इश्यू को फिर से डिस्कस करते हैं। जबकि मैनेजर जो है वो बिल्कुल यही है, ठीक है, यानी कि मैनेजर यही है, तो चलो जो भी बात करनी है उसके सामने कर लेते हैं ताकि वो चीज हमें क्लियर हो जाए। नाउ दैट, अब जब, नाउ दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, अब जबकि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, द लॉकडाउन कैन बी लिफ्टेड, तो लॉकडाउन जो है उसे उठाया जा सकता है या लॉकडाउन को खत्म किया जा सकता है। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस आई विल पिक यू अप फ्रॉम स्कूल वी कैन गो टू द रेस्टोरेंट, एक बार मैं तुम्हें स्कूल से उठा लूं, स्कूल से पिक कर लूं, उसके बाद में हम लोग रेस्टोरेंट जा सकते हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड किसके लिए आता है, ही विल बिहेव प्रॉपरली, प्रोवाइडेड यू विल बी पोलाइट टू हिम, यानी कि जब बोल दो इसको हिंदी में, वो तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करेगा जब तुम उसके साथ पोलाइटली या विनम्रता से बात करोगे। प्रोवाइडेड दैट किसको बताता है, आई विल गो टू द पार्टी प्रोवाइडेड दैट शी कम्स, यानी कि कार्य, एक कार्य की दूसरे कार्य पर निर्भरता होती है, यानी कि मैं पार्टी में जाऊंगा यदि वह आती है, तो इसको आप यदि से समझ सकते हैं। रेदर देन, बेटर इग्नोर हर क्वेश्चंस रेदर देन लाई, तो रेदर देन का मतलब होता है के स्थान पर, क्या मतलब होता है इसका, के स्थान पर, उसके प्रश्नों को इग्नोर करना ज्यादा बेहतर है झूठ बोलने के स्थान पर। रेदर देन लाई का मतलब क्या है, झूठ बोलने की जगह आप उसके प्रश्नों को इग्नोर कर दो। सिंस, जब से, ठीक है, ये आएगा समय के लिए। इट्स लॉन्ग टाइम सिंस दे मेट, यानी कि बहुत लंबा समय हो गया जब से वो मिले हैं, यानी कि जब वो मिले थे उस बात को बहुत लंबा समय हो गया है। सो दैट का मतलब भी वापस ताकि आ गया। ही ज्वाइंट फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस सो दैट ही कैन लर्न फ्रेंच, उसने फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस को ज्वाइन किया है ताकि वो फ्रेंच सीख सके। सपोजिंग, सपोजिंग का मतलब होता है अनुमानतः। He was bluffed into supposing his competitors were not prepared, यानी कि वो ब्लफ कर रहा था, यानी सामने वाले को अपनी चाल में बेवकूफ़ बना रहा था। सपोजिंग, ये अनुमान लगा करके कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सही तरीके से अभी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हैं, राइट और रॉन्ग। तो किसी भी कार्य को जब अनुमान के आधार पे किया जाता है कि मुझे लग रहा है कि सामने वाला मेरा कॉम्पिटिटर अभी तैयार नहीं है मुझसे फाइट लेने के लिए, और उसी समय जाके मैं उससे फाइट करना शुरू कर दूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने अनुमान के आधार पर सिचुएशन का बेनिफिट उठाने की, फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ब्लफ कर रहा हूं। देन, यानी कि अब मोर देन और देन अलग अलग चीजें होती है, तो यहां पर जो मोर देन है
वो है से अधिक के लिए। ओके, और वैसे जो देन आता है बेसिकली वो आता है तुलना के लिए। किसके लिए आता है? तुलना के लिए आता है। द ओल्ड मैन लिव्ड मोर देन 100 ईयर्स, यानी कि वो बूढ़ा व्यक्ति 100 साल से अधिक जिया। तो यहाँ पर से अधिक के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और वैसे बेसिकली देन जो है वो से अधिक के लिए भी आ जाता है और दो के मध्य तुलना करने के लिए भी आ जाता है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री में भी इसका एडवर्ब और एडजेक्टिव में इस्तेमाल किया जाता है। दैट, दैट का मतलब क्या है? द येलो बिल्डिंग यू आर सीइंग देयर, दैट इज माई हाउस। ठीक है, तो दैट यानी कि वह के अर्थ में आया है यहाँ पे। तो वो जो सामने तुम ब्लू बिल्डिंग देख, येलो बिल्डिंग देख रहे हो, वो मेरा घर है, वह मेरा घर है। दो वापस वही, यद्यपि, तथापि, हाँ, लेकिन, इस अर्थ में आ जाएगा। दो दे वर विस्परिंग देयर वॉइस echoed in the hall, जबकि, सॉरी लेकिन नहीं था, जबकि था, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, जबकि, है ना। जबकि वो लोग बिल्कुल फुसफुसाहट में बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज जो है वो पूरे हॉल में गूंज रही थी। टिल, तक, किसी भी कार्य की अंतिम समय सीमा जो होती है उसके लिए बोला जाता है टिल यानी तक। शी वेटेड एट द कॉफी शॉप टिल 11 PM। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिल एंड अनटिल। इसको मैं यहाँ एक बार क्लियर कर देता हूँ। टिल होता है जब किसी भी एक्शन का जो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है वो टाइम से बताया जाए, और अनटिल कब आता है? जब लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो टाइम से ना बता करके एक्शन से बताया जाए। ठीक है, तुम्हें 11 बजे तक पढ़ना है तो यू हैव टू स्टडी टिल 11, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? टाइम बताया। तुम्हें अपने फादर के घर आने तक पढ़ना है तो यहां पर मैंने तुम्हारा एक्शन की लिमिट किससे बता रहा हूं? टाइम से नहीं बता रहा हूं, एक्शन से बता रहा हूं कि जब तुम्हारे फादर घर आएंगे तब। राइट और रॉन्ग? तो अंटिल योर फादर कम्स होम, तब तक आपको पढ़ना है। राइट? तो किसी भी कार्य की अंतिम सीमा अगर समय से बताई जाए तो टिल लगाओ, किसी कार्य से बताई जाए तो अंटिल लगाना चाहिए। ठीक है, ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टिल एंड अंटिल। अंटिल भी आगे हमारा आएगा। अनलेस, नहीं तो, ही विल नॉट बाय यू अ स्कूटर अनलेस यू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, यानी कि जब तक, ही विल नॉट, वो तुम्हारे को स्कूटर खरीद के नहीं देगा जब तक, इसको नहीं तो से मत देखो, फिर इसको जब तक से देखो। जब तक तुम अच्छे मार्क्स या गुड मार्क्स जो है वो स्कोर नहीं कर लेते। टिल और अंटिल तो क्लियर कर दिया मैंने। तक ये समय के आधार पर और ये कार्य के आधार पर, कार्य या क्रिया के आधार पर। यू विल नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस अंटिल यू टर्न 18। तुम्हें जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते। व्हेन का मतलब होता है जब, कब नहीं होगा। व्हेन इज योर मदर कमिंग फ्रॉम कैनेडा, तो यहां पर ये कब के अर्थ में पूछ रहा है। ठीक है, कब आ रही है तुम्हारी माँ कनाडा से। वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब, कभी भी। प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ योर फ्रेंड वेनेवर यू गेट टाइम। तो अपने दोस्त की जो डिटेल्स है वो हमारे साथ शेयर करना जब कभी भी तुम्हें समय मिल जाए। वेयर का मतलब यहाँ पे है कहाँ, लेकिन ये जहां के अर्थ में भी आता है। ठीक है, तो वेयर इज द बेकरी स्टोर, बेकरी स्टोर कहाँ है। वेयर इफ, वेयर इफ का मतलब है इफ राम इज विथ दिस गर्ल वेयर इज हिज वाइफ। तो यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं। पहले का अर्थ है यदि और दूसरे का अर्थ है कहाँ। ठीक है, यदि राम जो है वो इस लड़की के साथ है तो राम की पत्नी कहाँ है। राम की पत्नी गई है डंडा लेने राम के लिए। ठीक है, तो अगर राम किसी और लड़की के साथ है तो राम की पत्नी कहीं गई होगी, तो कोई तलवार की धार तेज करवा रही होगी और क्या करेगी। ठीक है, वेयरएज, वेयरएज का मतलब क्या होता है, जहां कहीं भी के अर्थ में आ जाता है वेयरएज। बेसिकली हम यहाँ देखते हैं यहाँ किस सेंस में यूज हुआ है। द नॉर्थ हैज अ हॉट क्लाइमेट वेयर एज द साउथ इज कोल्ड। तो यहाँ पर भी ये जबकि के अर्थ में आया है। ठीक है, नॉर्थ जो है उसका हॉट क्लाइमेट है, जबकि साउथ जो है वो कोल्ड है। वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। बेसिक सेंस भी बता रहा हूं और यहां पर जो सेंस यूज हुआ है वो भी बता रहा हूं।
ईट हेल्दी मील्स वेयर एवर पॉसिबल, जहां कहीं भी संभव हो, जब कभी भी संभव हो बोलना होता तो वेन एवर होता, लेकिन जहां कहीं भी बोल रहा है तो वेयर एवर है, जहां कहीं भी संभव हो। रेदर, रेदर का मतलब इफ के साथ ही होता है, यानी कि ये यदि को ही बताता है। शी सीम्ड अनडिसाइडेड रेदर टू स्टे और गो, कि वो ऐसा लग रहा है उसे देख करके कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि यदि उसे रुकना चाहिए कि जाना चाहिए, ठीक है। विच, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा। विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। वाइल का मतलब 100% यहाँ जबकि होना चाहिए। ही डिड माई टास्क, उसने मेरा काम किया। वाइल जबकि, आई वॉज अवे फ्रॉम द ऑफिस, मैं ऑफिस से दूर था। हु कौन के अर्थ में आता है। डू यू नो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग नियर द बुक स्टोर, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो बुक स्टोर के पास में कौन खड़ा है, ठीक है। तो डू यू नो द पर्सन, तो कौन खड़ा है। हुएवर यानी कि जो कोई भी, हुएवर का मतलब क्या है, जो कोई भी। हुएवर विंस विल गेट अ कैश प्राइज, जो कोई भी जीतेगा उसे कैश प्राइज मिलेगा। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, किस लिए। वाई डू पीपल थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स, लोग सड़कों पर कचरा क्यों फेंकते हैं, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा भी हमने पढ़ा पिछले 10 मिनट से 12 मिनट से हम जो पढ़ रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट डेटा जो है ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। उससे पहले देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर द गिवन लिंक्स बिलो, लिंक्स विंक सब नहीं है। कोरिलेटिव कंजक्शंस हमारे कौन से होते हैं, तो ये हमेशा पेयर्स में काम करते हैं और दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। आइदर यू कुक मी लंच और आई लीव, या तो तुम मेरे लिए खाना पकाओगे या मैं फिर यहां से जा रहा हूं। नो सूनर यानी जल्द नहीं, ही हैड गॉन टू बेड देन द डोर बेल रैंग, यानी कि जैसे ही घंटी बजी, उससे पहले नहीं लेकिन जैसे ही घंटी बजी वो बेडरूम में सोने चला गया। तो यहां पर क्या है कि नो सूनर और देन का एक पेयर बन रहा है, यहां पर आइदर और का एक पेयर बन रहा है। तो ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं। ये देखो नीचे आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल किस में है, पेयर्स में है। एज, जैसे कि हिज स्कोर कार्ड वॉज नॉट एज बैड एज आई थॉट, उसका स्कोर कार्ड उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो एज में दो सब में हमारे को इसमें देखना पड़ेगा, उतना और जितना। बोथ एंड दोनों और, ठीक है। बोथ द टीम्स एंड देयर कोचेस वर्कड हार्ड, दोनों टीम्स ने और कोचेस ने कठिन परिश्रम किया। देखो गाइस क्या होता है, जब हमें प्लूरल्स को जोड़ना हो तो हम बेसिकली एंड का यूज करते हैं, लेकिन जब प्लूरल्स में दो ही चीजें हो जो प्लूरल बन रही है तो वहां पर हम बोथ एंड का यूज कर सकते हैं। लेकिन दो से अधिक चीजें होने पर हम बोथ एंड का यूज नहीं करते, पहले में हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद में जैसे तीन चीजें हैं, ओके, तो तीन चीजों में जैसे कि हो गया बुक्स, कॉपीज एंड पेन्स, तो बुक्स कॉमा कॉपीज एंड पेन्स हो सकता है, लेकिन बुक कॉपी और पेन से पहले आप बोथ नहीं लगा सकते क्योंकि बोथ दो के लिए हो सकता है, ठीक है। दो से अधिक होने पर हम बोथ का यूज नहीं कर सकते। आइदर और, ये तुम सभी जानते हैं, या तो या। आइदर ईट द केक राइट नाउ और इट विल बी फिनिश्ड, या तो अभी केक खा लो नहीं तो फिर वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो या तो या। हार्डली वेन, हार्डली हैड ही रीच्ड द शॉप व्हेन द बस स्टार्टेड, यानी मुश्किल से, हार्डली का मतलब क्या हो गया, मुश्किल से, और व्हेन का मतलब होता है जब, यानी वो बस तक पहुंचा, वो मुश्किल से वो उस दुकान तक पहुंचा था जब बस स्टार्ट हुई या जब बस आगे बढ़ने लगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ आता है ना तो ना, ठीक है। नाइदर द चिल्ड्रन नॉर देयर पेरेंट्स अटेंडेड द फंक्शन, ना तो बच्चों ने और ना ही उनके माता पिता ने, पेरेंट्स ने फंक्शन को अटेंड किया। नो सूनर देन को देखो गाइस समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नो सूनर का मतलब होता है से
पहले नहीं, यानी कि उसी समय पर। किस समय पर? जब, देन को बताता है, ठीक है। यानी कि उसी समय पर, राइट एट दैट पॉइंट को हम क्या बताएंगे कि एट दैट टाइम के लिए हम ये बोल देते हैं नो सूनर, यानी कि उससे पहले ऐसा काम नहीं किया उसने, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो किताब खोल के बैठ गया। तो हम जैसे ही के लिए हम क्या बोलेंगे, या राइट उसी समय पर हम क्या बोलेंगे, नो सूनर देन द डोर ओपन्स। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो पढ़ने बैठ जाता है, राइट। तो उसके लिए क्या, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, यानी जैसे ही टीचर ने क्लास में एंट्री ली, उससे पहले तो बच्चे शोर कर रहे थे, तो उससे पहले नहीं, यानी कि टीचर के आने से पहले नहीं, जैसे ही टीचर ने क्लास में एंट्री ली वैसे ही सारे बच्चे चुप बैठ गए, सारे स्टूडेंट्स शांति से बैठ गए। नॉट ओनली बट ऑल्सो, कहते हैं न केवल बल्कि, सन इज नॉट ओनली हॉट बट ऑल्सो ब्राइट, यानी कि सूरज न केवल गर्म है बल्कि उजाले से भी युक्त है। नॉट ओनली यू शुड मग अप फॉर एग्जाम्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, न केवल तुम्हें सारी की सारी डेटा को याद करना होगा एग्जाम के लिए, बल्कि उसे समझना भी होगा। तो न केवल याद करना है बल्कि समझना भी है। रेदर और, शी वॉज कंफ्यूज अबाउट रेदर टू वेयर पिंक और येलो, तो वापस वही आ गया, या तो, लेकिन यदि वाले सेंस में, अगर वो पिंक पहने या व्हाइट पहने, या तो और या के सेंस में आ जाता है, ठीक है। येलो फॉर हर एंगेजमेंट, यानी कि वो कंफ्यूज हो गई थी कि या तो वो पिंक पहने या येलो पहने अपनी एंगेजमेंट के लिए। द मोर, जितना ज्यादा उतना ज्यादा, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, जितना ज्यादा, और दूसरा क्या है, उतना ज्यादा। द मोर यू गिव द मोर शी डिमांड्स, जितना ज्यादा आप देते हो, आग के लिए कहा जाता है, फायर के लिए कहा जाता है कि फायर में आप जितनी लकड़ी डालोगे उतनी ही वो बड़ी होगी और उतनी ही ज्यादा वो जो ईंधन होता है, जो लकड़ी होती है, उसकी डिमांड करती है। द मोर फ्लैटरिंग विद द बॉस द मोर इंसेंटिव्स यू गेट, जितनी ज्यादा आप चापलूसी करेंगे बॉस के साथ उतने ही ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेंगे। तो जितना ज्यादा उतना ज्यादा। सो एज किसको बताता है, हर पोवर्टी वॉज सो बोरिंग एज हिज, सॉरी गलत पढ़ा, हर पोएट्री वॉजंट सो बोरिंग एज हिज, उसकी पोएट्री यानी उसकी जो कविता है वो उतनी बोरिंग नहीं थी जितनी की उसकी थी। हिज यानी किसी लड़के की थी, लड़के की तो बोरिंग थी और लड़की की नहीं थी। तो क्या कहेंगे, उतनी जितनी, ठीक है। सच दैट शी इज सच अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस दैट एवरीवन इज हर फैन। तो सच के लिए क्या आ गया, काफी, और दैट का मतलब कि वो काफी खूबसूरत अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, कि सभी लोग उसके फैन हैं, यानी सभी लोग उसे पसंद करते हैं। लास्ट है रेदर देन, ही वुड रेदर कुक एट होम, यदि और या देन गोइंग आउट फॉर डिनर, यानी कि वो घर पर यदि खाना पकाता है तो वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है मेरी बात। तो जब हम कहते हैं कि रेदर देन का यूज कैसे करना है, ही वुड रेदर कुक एट होम देन गोइंग आउट फॉर डिनर, यानी कि वो घर पर खाना पकाना ज्यादा पसंद करेगा, यदि घर पर खाना पकाना ज्यादा पसंद करेगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो रेदर देन का मतलब यहां पर हमें ये क्लियर होता है। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। इसकी भी हम लोग बहुत जल्दी में क्वेश्चन सीरीज बना करके, या तो हम लोग लाइव आएंगे और लाइव क्लास के अंदर हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जहां मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा, आप अपने आंसर्स मुझे बताएंगे और उसके बाद में हम उसे डिस्कस करेंगे कि किस ट्रिक से हमने उसे सॉल्व किया, और नहीं तो फिर आपको उस पर एक वीडियो मिल जाएगा एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी लवली ऑडियंस एंड काइंडली शेयर द वीडियो and spread the video with your friends and family. Anyone can
learn this data, study this data. It is very necessary and important for the upcoming generation to learn better or perfect English, so they can use in their own language and enhance their communication skills. So thank you very much and see you in the next video. Thank you.